अस्सलाम वालेकुम लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Welcome to the platform of Khadim Hussain Rizvi Educational Service, and we are providing you a platform Labbaik CSS preparation. Have you ever thought that why the number of students so talented in the geniusness of intelligentsia and their essay writing in CSS examination always makes the examiners so ignominious that they could not patch up with the imaginative numbers? Why? It is not because the essay is mediocre or not pertinent. Then what is the reason? आए उस reason को discuss करते हैं. The real reason is that they are forgetting the rules of a good essay writing. हम discuss करेंगे what are the best rules of writing a good essay in CSS examination. बहुत से rules हैं, लेकिन एक चीज ऐसे राइटिंग में आपको बहुत ही बुनियादी पता होनी चाहिए. यानी कि जब भी आप ऐसे लिख रहे हैं, वो अगर एक रूल आपके जहन में है ना, तो आपने वहां से हेर फेर नहीं हो सकती. वो क्या रूल है? वो हमने रूल बनाया, उसका नाम है रैकअप रूल. व्हाट इज रैकअप रूल? आए डिस्कस करते हैं. आर से बनता है रूल्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, ए से बनता है एग्रीमेंट्स, सी से बनता है कैपिटलाइजेशन और पी से बनता है पंक्चुएशन. अब व्हाट अबाउट द रूल्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच? अब आपको पता है पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन, ईट से जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए, जो कि स्पीच के अंदर पार्ट्स बने हुए होते हैं जिनके जरिए स्पीच बनती है. अब उसमें नाउन, प्रोनाउन जो भी है, उन सब के अपने आगे से 20-20, 30-30 रूल्स होते हैं. मिसाल के तौर पर मैं एक बहुत ही कॉमन सा रूल बताऊं. एक नाउन है ग्राउंड. ग्राउंड यानी कि जमीन. अच्छा, अगर इसके साथ मैं क्या लगा दूं जी, इसके साथ मैं एस लगा दूं, तो क्या हो जाएगा? ग्राउंड्स, जिसका मतलब है रीजन, रीजनिंग. ठीक हो गया? अब ये देखें, ये एक रूल हो गया. अब इसी तरीके से ढेर मारे रूल है. मिसाल के तौर पर सीनियर, जूनियर ये एडजेक्टिव हैं, इनके बाद टू लगेगा, ये भी एक रूल हो गया एडजेक्टिव का. इसी तरीके से डेफिनेट आर्टिकल, आर्टिकल भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो डेफिनेट आर्टिकल होता है, जब वो लगता है हमारे पास एडजेक्टिव के साथ, तो फिर वो आगे से उनको प्लूरल बना देता है. इसी तरीके से ढेर मारे रूल्स हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के. एक तो आपने वो अपने जहन में अगर उनको गो थ्रू किया है, तो इंशाल्लाह आप कभी भी ऐसे राइटिंग में अगर ये रूल्स आपके जहन में, तो कभी भी आपका ऐसे नहीं खराब होगा. एक तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूल्स डिस्कस करने होते हैं. एग्रीमेंट्स. एग्रीमेंट क्या चीज है कि सब्जेक्ट की वर्ब के साथ रिश्तेदारी सही रहनी चाहिए. सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए. और ऐसे अल्फाज अगर सब्जेक्ट के साथ आ रहे हैं कि भाई जिसकी वजह से वर्ब को सिंगुलर होना चाहिए, तो फिर उसको सिंगुलर होना चाहिए. ये सारे के सारे रूल्स होते हैं. इसके एग्रीमेंट्स के अंदर ही टेंसेस भी आ जाते हैं, कंडीशनल्स भी आ जाते हैं. ये सारी की सारी तो वो बुनियादी चीजें हैं जो कि जहन. अच्छा, एग्रीमेंट्स में फिर तीन चीजें आप रख लें, एक टेंसेस और एक कंडीशनल्स, जो आपके बुनियादी तौर पे जहन में होनी चाहिए. फिर आगे आ जाते हैं रूल्स ऑफ एग्रीमेंट्स बिटवीन सब्जेक्ट वर्ब. तो वो डिस्कस करने के लिए उनको एक दफ़ा गो थ्रू करना पड़ता है. वो भी 20-30 रूल्स हैं. जिस तरह रूल्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, उनको गो थ्रू करना लाजमी है लगातार, बार बार. इसी तरीके से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स को भी डिस्कस करना और उनको एक दफ़ा गो थ्रू करना लाजमी है. यानी कि हमें तकरीबन रोज़ाना 2 दिनों बाद जिन रूल्स को देखना चाहिए, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो 20 रूल्स हैं, 20-20 रूल्स हैं, उनको एक दफ़ा गो थ्रू करना चाहिए. और एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो रूल्स होते हैं, उनको हमें गो थ्रू करना चाहिए हर 2-3 दिनों बाद, अगर हम CSS के एग्जामिनेशन दे रहे हैं. बाकी टेंसेस और कंडीशनल्स, ये तो वो चीज़ें बुनियादी जो कि हमारे जहन में बैठी होनी चाहिए. आगे आ जाते हैं कैपिटलाइजेशन. इनके अंदर फिर आपको पता है कि भाई वो टोटली 20 रूल्स हैं कि भाई हर सेंटेंस का जो पहला वर्ड है वो बड़ा होगा, जियोग्राफिकल रीजन्स का लफ्ज़ बड़ा होगा, होली चीज़ों का जो अल्फाज उनका फर्स्ट पार्ट बड़ा होगा. कैपिटलाइजेशन भी बहुत मैटर करती है. पंक्चुएशन में फिर आपके पास सेमी कॉलन, कॉलन, हाइफन, डैशेस, इन्वर्टेड कॉमास एंड फुल स्टॉप, कॉमा, सिंगल. तो ये सारी की सारी पंक्चुएशन में फिर इन सारी की जो भी मैंने चीज़ें गिनवाई, इन सब के अपने अपने रूल्स हैं. उनको भी एक तो ये कि गो थ्रू करना चाहिए और हमें खुद सेंटेंसेस बनाने चाहिए उनके ज़रिए, ताकि हमें प्रैक्टिस हो जाए कि भाई ये रूल है, इसका प्रैक्टिकल किस तरह हमने करना है. और इंशाल्लाह अभी तो ये वीडियो जो हम आपको सिखा रहे हैं, इस वीडियो के अंदर वो हम क्या सिखा रहे हैं कि असल में जो CSS का एग्जामिनर सब्जेक्ट एक्सपर्ट था, उसने हम कुछ रूल्स लिखे हुए हैं, उन रूल्स को हम डिस्कस कर रहे हैं. इंशाल्लाह अगली वीडियो में इन्हीं रूल्स के मुताबिक हम प्रॉपर ऐसे लिखेंगे. और फिर हम प्रॉपर इस जो आपको ये रैकअप रूल बताया है ना, इन तमाम के रूल्स जो बार बार हम आपको कह रहे हैं गो थ्रू करने के,
वो हम गो थ्रू खुद भी करवाएंगे और उनके प्रैक्टिकल खुद एग्जाम्पल्स बनाएंगे। यानी कि हम अगर रूल पढ़ते हैं ना तो उसकी एग्जाम्पल नहीं ढूंढनी लग जानी चाहिए, एक दफ़ा एग्जाम्पल पढ़ ली तो अगली दफ़ा एग्जाम्पल हमें खुद बनानी चाहिए। ये हो गए हमारे पास रैकअप रूल। जब भी आप ऐसे लिखें ये आपके जहन में पवस्त होना चाहिए कि भाई ये चीज़ें मैं ना भूलूं। जब भी आपने ऐसे लिखना है इन चीज़ों को आपने बुनियादी तौर पर याद रखना। आगे आ जाते हैं। अब मैं आपको ए से लेकर आखिर तक जहां तक हम जाते हैं ये अल्फ़ाबेटिकली हम डिस्कस करेंगे कौन से रूल्स हैं, वो साथ में कुछ कुछ एग्जांपल्स भी हम पढ़ेंगे। फर्स्ट रूल, प्रॉपर बिगिनिंग विद द कंपैक्ट एंड इलैबोरेटेड टॉपिक सेंटेंस मस्ट रिफ्लेक्ट द कैंडिडेट्स क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। आपको कोई भी टॉपिक दिया गया, आपका जो कम से कम बिगिनिंग है, जो इंट्रोडक्शन है, वो बिल्कुल टॉपिक से ऐसा रिलेटेड होना चाहिए। आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें कि प्रॉपर अगले को पता चल जाए कि वाकई इसने जो सेंटेंस लिखा है उसने इसमें वो कहते हैं ना यानी कि प्रॉपर तरीके से बयान करके पहले एक दो सेंटेंसेस में कि इसका बड़ा नॉलेज है इस टॉपिक के वाले से। मिसाल के तौर पे आपको एक टॉपिक दिया जाता है एजुकेशन, उसके ऊपर आपने लिखनी है पहली दो लाइनें, तो वो आप कैसी लिखेंगे? अब इन दो लाइनों को पढ़ें। अ की फैक्टर टू स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ नेशन इज एजुकेशन। जाहिर बात है अब मैंने पहला सेंटेंस ऐसे ही लिखना है जो उसको प्रॉपर तरीके से इलेबोरेट कर रहे हैं कि भाई बाकी मैंने अब जो भी बात लिखनी है, जो भी मैंने बयान करनी है, जो मैंने बात लिखी है वो टोटली उस पूरे टॉपिक के को जो है वो समा रही है। पहला तो आपका रूल ये होना चाहिए कि आपका पहला जो इंट्रो लाइन है वो प्रॉपर टॉपिक के मुताबिक होनी चाहिए। ये बात है। योर फर्स्ट लाइन ऑफ essay must be totally pertinent to the topic you have chosen for essay writing। पहली तो बात होगी। दूसरा रूल आपका क्या आ गया? करेक्ट एंड फ्लॉलेस लैंग्वेज। फ्लॉलेस लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज विच मस्ट बी टोटली परफेक्ट एंड देयर मस्ट बी नो इम्परफेक्शन। वो कब होएगा? जब रैकअप रूल आप अपने जहन में रखेंगे। यार जब पंक्चुएशन आपको आती है, कैपिटलाइजेशन आपको आती है, रूल्स आपको आते हैं, एग्रीमेंट आपको आती है, फिर मुझे बताएं आपने गलती कहाँ पे करनी है। वो कब होगा? जब रैकअप रूल को आप गो थ्रू करेंगे। तो इंशाल्लाह हम आपके लिए रैकअप के ऊपर, रैकअप रूल के ऊपर ये किताब भी देंगे जो आपको आसानी होगी रोजाना की बुनियाद पर गो थ्रू करने के लिए। अब इसको अच्छा मिसाल के तौर पर वो पहला सेंटेंस मैंने जो लिखा था, वो ये जो पहला सेंटेंस हमने लिखा ये किस चीज को डिस्कस कर रहा है? पहले रूल को। और पहला रूल क्या था कि योर इंट्रो लाइन मस्ट बी रिलेटेड टू द टॉपिक। अच्छा, इंप्रेसिव लाइन। उसके बाद अब मैंने यहाँ पे दो सेंटेंसेस लिखे हैं। इन सेंटेंसेस में फ्लॉलेस लैंग्वेज इस्तेमाल किया, करेक्ट लैंग्वेज इस्तेमाल किया। यानी कि फुल स्टॉप लगाया है तो भाई एक सेंटेंस प्रॉपर खत्म करके लगाया है, कॉमा लगाया तो प्रॉपर तरीके से लगाया है, और जो मैंने वोकैब इस्तेमाल किया, जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो बिल्कुल प्रॉपर इस्तेमाल किए। साथ से छोटी मोटी एग्जांपल भी आपको दे रहे। आगे आते हैं तीसरा रूल, यूज ऑफ एप्रोप्रिएट वोकैबुलरी। ये कब होगा? जब आपको वोकैबुलरी इस्तेमाल करने के रूल्स पता होंगे। अब उनके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला रूल तो आपका ये है कि प्रॉपर वर्ड्स इन प्रॉपर प्लेसेस। यार जहां पे एक लफ्ज की जगह बनती है वहां पे ही आपने वो लफ्ज इस्तेमाल करना है ना। यानी कि आप बात अगर कर रहे हैं कि भाई मिसाल, अब इस बात को जरा समझिएगा, इससे अगले बात को भी हम समझाते हैं, पहले इस बात को समझिएगा कि आप बात चलने की करें तो लफ्ज लेटने वाला तो नहीं ना इस्तेमाल करेंगे। इसका कहने का मतलब ये हो गया। ये जो दूसरी बात है ना, ये थोड़ी सी अंदर डिटेल्ड वाली बात है। मैं कहता हूं कि यार आप ऐसे राइटिंग में एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, आप वॉक, चलना, लेकिन आप एक ऐसे लिख रहे हैं, आप समझे कि आपने ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना है कि जो आपका एग्जामिनर है, जो आपका रीडर है, वो उसको प्रॉपर तरीके से इमेजिन करे और उसके वो मजे लेता रहे। मिसाल के तौर पर इसके हमारे कहने का यहाँ पे क्या मतलब है? यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि एक बंदा चल रहा था, चलते वक्त वो डोल रहा था या फिर वो शफल कर रहा था या फिर वो कहीं गिरता गिरता चल रहा था, तो उसके लिए जो स्पेसिफिक अल्फाज हैं वो हमने इस्तेमाल करने हैं कि वो चलते चलते डोलने लग गया या वो गिरता गिरता यानी गिरता गिरता चल रहा था या वो सर नीचे करके, उनके लिए फिर जो स्पेसिफिक अल्फाज हैं वो हमने इस्तेमाल करने हैं। इसी तरीके से कोई वो बैठ रहा था, वो किस तरीके से बैठ रहा था, वो सारे के सारे हमने ना एक्शन वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं, एक्सप्रेशन वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं, ताकि सिर्फ यही ना पता चले वो चल रहा था बल्कि ये भी मालूम हो प्रॉपर तरीके से एक्सप्रेशन जो है वो रीडर के जहन में बैठ जाए। दूसरी ये बात होगी। फजूल के एडवर्ब्स और एडजेक्टिव्स इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं। एडवर्ब्स वो होते हैं जो एडजेक्टिव्स को, वर्ब्स को और अपने आप को मॉडिफाई करते हैं।
तो कभी कभी फजूल के भी एडजेक्टिव्स, जब मिसाल के तौर पर केक स्मेल्स टेस्ट सॉरी ब्यूटीफुल, अब अगर ली लगाने की ज़रूरत नहीं है, फजूल में किसी को एडवर्ब, फजूल में किसी एडजेक्टिव को एडवर्ब बनाने की ज़रूरत नहीं है, और फजूल में एडजेक्टिव और एडवर्ब भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। मेक बेटर यूज ऑफ वर्ब्स विद पोस्ट पॉजिटिव, यहाँ पर ये है जैसे एक लफ्ज़ है ना ब्रेक, इसका मतलब होता है तोड़ना। अब इसके साथ मैं लगा दूं पोस्ट पॉजिटिव यानी कि ब्रेक डाउन, ठीक हो गया। इसी तरीके से मुख्तलिफ किस्म के आप अल्फाज, इनका फ़ायदा क्या होता है, पोस्ट पॉजिटिव ऐसे यानी कि वर्ब के बाद ना आप कोई ऐसी चीज़ लगा दें जिस तरह ब्रेक वर्ब है, इसके बाद मैंने पोस्ट पॉजिटिव ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया कि जिससे इसका मीनिंग टोटली चेंज हो गया। इसी तरीके से इन चीज़ों को इस्तेमाल करने से क्या होता है कि भाई जो रीडर है उसकी तरफ एक एक्सप्रेशन जाता है। यूज़ इडियम जो मुहावरे हैं उनको तो बहुत ही तरतीब से और बहुत ही ख्याल से इस्तेमाल करना होता है। उसमें एस अब कहीं लग रहा है तो वो भी आपने लगाना भूल गए, इस तरह ये वाला काम नहीं करना। अच्छा, अनइंटेंशनल एलिट्रेशन मतलब कि आपने ऐसे अल्फाज बार बार इस्तेमाल नहीं करने कि उनकी साउंड जो है वो मिल रही हो। मिसाल के तौर पे चिरपिंग, उसके बाद भी आप कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करें जो च से शुरू हो रहा हो, इस तरह आपने नहीं करना, ताकि रीडर को जो है वो पढ़ते वक्त भी ऐसा महसूस ना हो कि भाई ये सारे के सारे अल्फाज एक एक साउंड के इस्तेमाल की जा रहे हैं। ये होते हैं रूल्स ऑफ वोकेबलरी। ये इस एक पॉइंट के मैंने आपको 5-6 रूल्स डिस्कस करके थोड़े थोड़े बता दिए कि भाई एप्रोप्रिएट वोकेबलरी इस्तेमाल करने के ये मतलब है। तो आपको इन ब्रीफ क्या बात की, भाई प्रॉपर जगह पे प्रॉपर वर्ड इस्तेमाल होना चाहिए और प्रॉपर एक्शन का प्रॉपर वर्ड होना चाहिए। फजूल के एडजेक्टिव और एडवर्ब नहीं इस्तेमाल होने चाहिए। कभी कभी वर्ब के साथ पोस्ट पॉजिटिव उनके साथ ऐसे अल्फाज लगा देने चाहिए कि मीनिंग तब्दील होकर एक अच्छा एक्सप्रेशन जाए। इडियम्स बिल्कुल जो उनके मीनिंग्स बना रहे हैं, जो वर्ड्स हैं वही इस्तेमाल करेंगे। फजूल के एस या दा बीच में ठोकने की ज़रूरत नहीं। और एलिट्रेशन जो एक किस्म के साउंड वाले अल्फाज होते हैं वो बार बार नहीं इस्तेमाल करने के सेंटेंस का हुलिया बिगड़ जाए। ये था हमारा इसका मिसाल के तौर पे। अच्छा, अब ये मैंने रेड में आपको जो है वो दिखा दिया। इसके अंदर आप देखेंगे प्रॉपर जगह पे प्रॉपर प्लेस पे प्रॉपर वर्ड इस्तेमाल होया हुआ है। फजूल का कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब भी इस्तेमाल नहीं होया हुआ, अगर इसमें इडियम इस्तेमाल नहीं होया हुआ। और दूसरी बात, कोई एलिट्रेशन महसूस नहीं हो रही, यानी कि यहाँ ईडीयू है ना, एजू, तो आगे पॉली है, यानी कि साउंड मिल नहीं रही, ठीक हो गया। लैकिंग बर्जेस, फिजिकल फैसिलिटीज़, टीचिंग क्वालिटीज़, ये सारे के सारे फैसिलिटीज़ क्वालिटीज़, ये देखें साउंड बिल्कुल नहीं मिल रहे। लेकिन अब अगर इस पूरे सेंटेंसेस को आप पढ़ना, इस पूरे छोटे से पैरा को आप पढ़े ना, तो आपको क्या पता चलेगा कि तीनों पैरा में तकरीबन एक ही बात हो रही है। तो ये आखिरी वाली लाइन तो फजूल बनती है टोटली, और ये वाली जो लाइन है इसको भी बिल्कुल इनके मुताबिक नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। यानी कि आप अगर 4 लाइनें लिख रहे हैं ना एक ही बात के ऊपर, तो हर लाइन पिछली लाइन से मुख्तलिफ वोकैब, मुख्तलिफ स्टाइल इस्तेमाल की हुई हो, और मुख्तलिफ थोड़ा सा जो है वो एक ही चीज़ की दूसरे पहलुओं पे बात की गई हो, ताकि रीडर को बात हर अगली लाइन पढ़ते हुए एक मज़ा आए। ये ना हो क्या यार अभी तो ये तो बात अभी इसने पहले भी की थी। तो ये वाला काम आपने करना। आगे आते हैं जी, डी लिटरेसी एक्सप्रेशन। ये क्या चीज़ है, अब इसको समझिएगा। जब आप बोल रहे होते हैं तो आप अपने अल्फाज में बड़े स्टाइल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कभी रुक रहे होते हैं, कभी आवाज़ ऊंची कर रहे होते हैं, कभी कम कर रहे होते हैं, कभी सैडनेस शो कर रहे होते हैं, कभी हैप्पीनेस शो कर रहे होते हैं। तो आप जब लिखेंगे तो तब ऐसे एक्सप्रेशन को लिखने के ज़रिए बताना, सैडनेस को, हैप्पीनेस को, आवाज़ ऊंची करना, रुकना, इन एक्सप्रेशंस को लिखाई में बयान करने का नाम लिटरेसी एक्सप्रेशन है। अब ये आप किस तरह कर सकते हैं, ये आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करके मेटाफर्स इस्तेमाल करें, सिमिलिस इस्तेमाल करें, पर्सोनिफिकेशन इस्तेमाल करें, हाइपरबोले, इमेजरी, इन चीज़ों को आप इस्तेमाल करेंगे तो इनके ज़रिए क्या होगा, इनके ज़रिए ये होती है ना वो फिगर्स ऑफ स्पीच, इनके ज़रिए आप लिटरेसी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्या इसी तरीके से वो भी, यानी कि मुराद ये है कि इनके ज़रिए आप एक्सप्रेशन ऑफ क्या नाम है स्पीच को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, आगे क्या है जी, यूज़ ऑफ रेलिवेंट टर्मिनोलॉजी इफ़ नीडेड। यार देखें, अगर आप बायोलॉजी के बारे में ऐसे लिख रहे हैं तो आपने उसके मुताबिक ही टर्मिनोलॉजी भी इस्तेमाल करनी है। एजुकेशन पे अगर आप लिख रहे हैं तो उसके मुताबिक इस्तेमाल करनी है। इन्फ्लेशन पे लिख रहे हैं तो उसके मुताबिक इस्तेमाल करनी है। यानी कि जो आप टॉपिक लिख रहे हैं ना उसके मुताबिक ही आपने टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल करनी है। ये भी हमारा एक रूल में आ गया। आगे क्या चीज़ आती है जी, अच्छा इसको समझिएगा। देखें,
आपने सबसे पहले जो ऐसे होता है उसका एक होता है इंट्रोडक्शन, उसके बाद उसकी होती है बॉडी, उसके बाद आते हैं प्रिंसिपल्स और उसके बाद आते हैं कंक्लूजन्स। जो इंट्रो होता है उसमें आपने सिंपली ब्रीफ करना होता है कि भाई टॉपिक के बारे में छोटा सा इंट्रो देना होता है इन अ वेरी इंप्रेसिव वे। उसके बाद आपने जो बॉडी और जो प्रिंसिपल्स होते हैं उसके अंदर आपने बहुत ज़्यादा लिखाई करनी होती है, लेकिन वो जो बहुत ज़्यादा लिखाई है वो सारे के सारे थॉट्स ऐसे होने चाहिए कि भाई पहले ऐसा थॉट रिप्रेजेंट हो कि अगला थॉट पिछले वाले थॉट से मिलता हुआ हो, और हर अगला थॉट एक नई सोच की तरफ लेके जा रहा हो और कंक्लूजन की तरफ लेके जा रहा हो। और जब आप कंक्लूजन तक पहुंचे तो वाकई में उससे जो पिछली बात आपने की है, जो पिछला पैरा लिखा है, वो बिल्कुल कंक्लूजन की तरफ जा रहा हो। यानी कि आपने एक चीज़ के मसाइल बयान करने हैं एजुकेशन के, तो पहले आप इंट्रो देंगे एजुकेशन के बारे में, फिर थोड़ी सी बॉडी जो निज़ाम चल रहा है उसको डिस्कस करेंगे, फिर जो खराबियां उसको डिस्कस करेंगे, फिर करते करते फिर आप थोड़े से मसाइल डिस्कस करके फिर आप कंक्लूजन की तरफ आएंगे। तो ये दो रूल्स, इनके कहने का मतलब ये है कि आपकी जो सारी की सारी चीज़ें वो तरतीब में होनी चाहिए, यानी कि हर अगला थॉट पिछले थॉट से कनेक्टेड भी होना चाहिए और बिल्कुल तरतीब से सारा का सारा फ्लो जाना चाहिए। आगे आप अच्छा वो आप किस तरह कर सकते हैं, वो यही वाली बात है कि भाई आपने वो जो भी मैंने बयान कर दिया कि पहले आपको इंट्रो देना पड़ेगा, फिर बॉडी के अंदर आपने सारे के सारे मसाइल बयान करने हैं, उनको बड़े एक क्या कहते हैं उसको लेवल के साथ लेकर चलना है। पहले जो चीज़ बयान की वो दोबारा बयान नहीं होनी चाहिए, हर दूसरे पैरे में एक नई बात होनी चाहिए और पिछली से रिलेटेड आगे की तरफ जाने वाली बात होनी चाहिए। अच्छा ये क्या कह रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब आपने दो पैराग्राफ्स लिखे तो उनके दरमियान जो है वो रिलेशन मौजूद होना चाहिए, कोई कनेक्टिविटी मौजूद होनी चाहिए। ये ना हो आपने एक पैरा लिखा और दूसरा पैरा लिखा और दूसरे पैरे में दूसरी तरफ कहानी जा रही है और पहले वाले में दूसरा नज़रिया नज़र आ रहा है, तो उनके दरमियान एक ठहराव भी होना चाहिए और एक कनेक्टिविटी भी होनी चाहिए। ये बात इस वाले रूल में की जा रही है। आगे आ जाए जी, आगे क्या है जी, इन चीज़ों के बारे में क्या डिस्कशन है, आप इनको भी पढ़ लेते हैं। कंप्रीहेंसिव क्या है? देखें आपने अगर एक ऐसे लिखना है तो उस ऐसे को लिखने के लिए ज़ाहिर बात है सीएसएस में एग्जामिनेशन में ऐसे लिखना कोई छोटी बात तो नहीं है, तो उसके लिए आपको एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ स्टडी की ज़रूरत है, हर टॉपिक के बारे में स्टडी की ज़रूरत है, आपको काफ़ी ज़्यादा हर चीज़ के बारे में कम से कम कुछ नॉलेज तो होना चाहिए। तो जब आप उसको लिखें ये ना हो आपने टॉपिक भी ऐसे ही सिलेक्ट करना है जिसके बारे में आपकी वाकई एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ स्टडी है और उसके अंदर कंप्रीहेंसिव डिटेल, बहुत ज़्यादा डिटेल विद एनालिसिस एंड कंक्लूजन आप लिख सकते हैं। अच्छा ये सारे की सारी इसमें बातें थी कि भाई किस तरीके से आपने अगर कोई चीज़ लिखनी है तो उसके लिए पहले आपके पास स्टडी होना भी लाजमी है, ताकि जब आप उस स्टडी होएगी तभी आप उसको एक वेल लॉजिकल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लेकर चल सकेंगे विद कनेक्टिविटी। अच्छा आखिर में क्या चीज़ आ जाती है, इम्प्रेसिव फिनिश। इम्प्रेसिव फिनिश ये एक आपके सामने क्या कहते हैं फिनिश ही लिखा हुआ है। वो क्या लिखा हुआ है कि एक टॉपिक था एजुकेशन, अब उसका फिनिश हमने एक छोटा सा आपके सामने पैरा लिखा हुआ है। अब देखें वो एक मैंने जो अभी आपको एक एग्जांपल में शुरुआत मैंने आपको दिखाई दी, एजुकेशन प्रॉस्पेरिटी के लिए स्टेबिलिटी के लिए लाजमी होती है किसी भी कौम की, और उसके बाद गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जहाँ दूसरी चीज़ें बिल वगैरह पेश कर रही है तो उसके अंदर एजुकेशन को भी नज़र मारे। आखिर में जाकर जब सारे मसाइल आप डिस्कस करेंगे तो जो आपने एक फिनिश करना है वो इस तरह से करना है कि भाई एक पता चले कि वाकई यार यहाँ से एक हमें मैसेज मिल रहा है और ये पूरे के पूरे पैराग्राफ का एक वाकई ही एक कंक्लूजन है कि दिस इज द थिंग वी हैव टू डू, और इसी तरीके से इसके अंदर भी वही चीज़ बयान की जा रही है। अच्छा इसने क्या लिखा हुआ है कि भाई इट इज इम्पोर्टेंट टू समराइज द मेन पॉइंट्स ऑफ ऐसे, ये वही वाली बात कर रहा है कि भाई जब आपने पूरा पूरा ऐसे लिख लिया तो आखिरी पैरा के अंदर आपने क्या करना है, आखिरी जो आपने फिनिश करना है एक दफ़ा आपने एक दो लाइनों में अपने पूरे के पूरे ऐसे को समराइज कर लेना है, या ऐसी बात लिख देनी है कि भाई जिससे पूरे का पूरा ऐसे आपका समराइज हो जाए। इंशाल्लाह ये सारा का सारा कुछ हम आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करके दिखाएंगे। और आखिरी बात, अब इससे अगला कौन सा स्टेप है जी, आखिरी बात तो हमारे पास ये होगी, हमारा मिशन है वर्किंग फॉर द ग्लोरी ऑफ इस्लाम एंड सर्विंग द नेशन। ये थे सारे के सारे रूल्स जिसमें हमने प्रॉपर डिस्कस किया कि भाई एक ऐसे राइटिंग के लिए कौन से अच्छे रूल्स होने चाहिए। सबसे पहले हमने शुरुआत रैकअप रूल से की थी, उसके बाद हम चलते गए, हमने काफ़ी अल्फाबेटिकली ऑर्डर हमने काफ़ी रूल्स डिस्कस किए, उनके अंदर के जो रूल्स थे वो भी डिस्कस किए। तो ये सारे के सारे हमारे रूल्स थे। इंशाल्लाह जो अगली वीडियो होगी उसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, उसके अंदर हम इन रूल्स के मुताबिक इन रूल्स को हम एक साइड पे लिखेंगे और दूसरी जगह पे हम अपना ऐसे लिखेंगे, किस तरह हमने वोकैब इस्तेमाल करनी है, किस तरह हमने कनेक्टिविटी रखनी है, किस तरह हमने ट्रांजिशन रखनी है, किस तरह हमने कंक्लूजन तक पहुंचना है। इंशाल्लाह ये सारा कुछ अगली वीडियो में प्रैक्टिकली हम इंशाल्लाह इसको एज्यूम करेंगे।
जज़ाकल्लाहु खैर।